हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक मानव जनन। और मानव जनन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों मानव के प्रजनन तंत्र। हम पढ़ चुके हैं बच्चों मनुष्य नर प्रजनन तंत्र श्रोणि क्षेत्र में स्थित रहता है और विभिन्न संरचनाओं से मिलकर बना होता है। मनुष्य नर प्रजनन तंत्र का जो पहला भाग, पहला मुख्य अंग है वो है बच्चों वृषण, टेस्टिस। नर के प्राथमिक जननांग जिनका मुख्य कार्य लैंगिक जनन के लिए नर युग्मक शुक्राणुओं का उत्पादन करना होता है। तो वृषणों की बाह्य और आंतरिक संरचना हम पढ़ चुके हैं डिटेल से। आज की क्लास में बच्चों हम नर प्रजनन तंत्र की अन्य संरचनाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें दूसरे नंबर पर संरचना आती है वो है अधिवृषण। अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, अधिवृषण। बच्चों, अधिवृषण एक जोड़ी अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं होती हैं। एक जोड़ी होती हैं अत्यधिक कुंडलित नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। तो अधिवृषण सिर्फ एक नलिका है बच्चों, जो बहुत ज्यादा लंबी है, कुंडलित है। मनुष्य में प्रत्येक अधिवृषण की लंबाई 4 से 6 मीटर तक हो सकती है। एवरेज हम 5 मीटर कह सकते हैं, तो अधिवृषण की लंबाई 4 से 6 मीटर तक हो सकती है। भ्रूणीय अवस्था में अधिवृषण का निर्माण, जो उत्पत्ति या निर्माण है अधिवृषण का बच्चों, वो होता है वुल्फियन नलिका के रूपांतरण से। जब मनुष्य नर प्रजनन तंत्र का निर्माण होता है तो उस समय अधिवृषण का निर्माण वुल्फियन नलिका के रूपांतरण से होता है। निर्माण जो है वो वुल्फियन नलिका के रूपांतरण से होता है बच्चों। हम बात करेंगे अधिवृषण की संरचना। अधिवृषण 3 भागों में विभक्त रहता है बच्चों, जिसको हम चित्र से पढ़ेंगे। अधिवृषण के वो 3 भाग कौन कौन से हैं हम चित्र से देखेंगे। ये चित्र बच्चों पहले से मैंने ड्रॉ कर दिया था। ये है वृषण की संरचना, यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है बच्चों। ये है टेस्टिज वृषण। वृषण में सबसे पहले हमने ये वृषण के आवरण ड्रॉ किए थे, 2 आवरण, जिनको हम नाम देते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस। ये दूसरा बच्चों इसका वास्तविक बाह्य आवरण है, वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो अंदर की तरफ धंसकर इस प्रकार से बनाता है वृषण पालिकाएं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल। वृषण पालिकाएं, और इन वृषण पालिकाओं के अंदर ये 1 से 3 कुंडलित नलिकाएं होती हैं, जिनका हमने नाम दिया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जब वृषण पालिकाओं से बाहर आ जाती हैं तो आपस में जुड़कर बनाती हैं बच्चों वृषण जालक, रेटेटेस्टिज। और वृषण जालक से ये बहुत ही कम व्यास की नलिकाएं निकलती हैं, जिनको हम नाम देते हैं वासा इफ्रेंसिया, अपवाहक नलिकाएं। ये तो थी वृषण की संरचना, जिसे हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था बच्चों। अब हम बात करते हैं अधिवृषण के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि ये अत्यधिक लंबी कुंडलित नलिका है, जो वृषण के इस प्रकार से पश्च भाग में स्थित रहती है। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं संरचना बच्चों, ये है अधिवृषण।
ये है बच्चों अधिवृषण। यहां पर जो मैंने संरचना ड्रॉ की है बच्चों, ये अधिवृषण है, जो रेड मार्कर से ड्रॉ की गई संरचना है। ये अधिवृषण है। तो बच्चों अधिवृषण प्रत्येक वृषण के पश्च किनारे पर इस प्रकार से रखी एक अत्यधिक लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना है, जिसकी मानव लंबाई 4 से 6 मीटर होती है। उद्भव वुल्फियन नलिका के रूपांतरण से होता है। मैंने बताया अभी आपको कि अधिवृषण 3 भागों में बटा रहता है। अधिवृषण का ये सबसे ऊपरी भाग बच्चों, जिसको हम नाम देते हैं शीर्ष अधिवृषण, कैपट एपिडिडाइमस, इसको हम नाम देते हैं शीर्ष अधिवृषण, जो बहुत ज्यादा कुंडलित भाग है बच्चों, ऊपर का भाग है और अत्यधिक कुंडलित भाग है, इसलिए इसको नाम दिया गया है शीर्ष अधिवृषण, जो शीर्ष पर है वृषण के। और इस शीर्ष अधिवृषण में ही बच्चों ये अपवाहक नलिकाएं आकर खुलती हैं। वृषण और अधिवृषण को जोड़ने वाली जो संरचनाएं हैं वो ये है वासा इफ्रेंशिया, अपवाहक नलिकाएं, जो 12 से 20 होती हैं, जो वृषण से निकलकर अधिवृषण में खुलती हैं बच्चों। दूसरा, इसका मध्य भाग कॉर्पस एपिडिडाइमस, जिसको हम कह सकते हैं बच्चों मध्य अधिवृषण, ये बीच का भाग है, तुलनात्मक कम कुंडलित भाग होता है। और सबसे नीचे का भाग वो है कोडा एपिडिडाइमस, पुच्छ अधिवृषण, सबसे नीचे का भाग जो सबसे कम कुंडलित होता है। ये तीनों भाग सम्मिलित रूप से बच्चों कहलाते हैं अधिवृषण एपिडिडाइमस। इन तीनों भागों को हम सम्मिलित रूप से नाम देते हैं अधिवृषण एपिडिडाइमस। तो इस प्रकार बच्चों अधिवृषण प्रत्येक वृषण के ऊपर किनारे पर पश्च भाग में एक कुंडलित नलिका के रूप में है, एक जोड़ी होते हैं और 3 भागों में बटा रहता है। शीर्ष अधिवृषण सबसे ऊपर का भाग सबसे ज्यादा कुंडलित, मध्य अधिवृषण तुलनात्मक कम कुंडलित भाग और पुच्छ अधिवृषण सबसे कम कुंडलित भाग। बच्चों जब पुच्छ अधिवृषण सीधा हो जाता है तो इसके सीधे होने से यहाँ एक नलिका बन जाती है और इस नलिका का नाम होता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी। तो बच्चों पुच्छ अधिवृषण से निकलती है शुक्रवाहिनी। तो प्रजनन तंत्र का अगला बिंदु जो नंबर 3 पर हमने लिखा था शुरू में लिस्ट में, वो है शुक्रवाहिनी। तो वृषण जहां शुक्राणु बनते हैं वो अधिवृषण में जाते हैं और फिर अधिवृषण से शुक्रवाहिनी के द्वारा उदर गुहा में चले जाते हैं। तो ये बच्चों अधिवृषण की संरचना है। अधिवृषण की संरचना का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो है अधिवृषण की भित्ति। अधिवृषण की जो भित्ति होती है बच्चों, वो विशेष प्रकार के उपकला उत्तक से बनी होती है, जिसका नाम होता है स्टीरियोसिलिएटेड उपकला। तो इसकी भित्ति बच्चों स्टीरियो सिलिएटेड उपकला से बनी होती है। इसकी जो भित्ति होती है अधिवृषण की, वो स्टीरियोसिलिएटेड उपकला से बनी होती है। क्या होता है बच्चों स्टीरियोसिलिएटेड उपकला? ये हम उपकला उत्तक में पढ़ते हैं। जैसे ये उपकला कोशिकाएं हैं, ये उपकला उत्तक की 2 कोशिकाएं मैंने ड्रॉ की हैं, 2 कोशिकाएं मैंने 3 स्तरों में ड्रॉ की हैं। हमारे शरीर के कई भागों में उपकला कोशिकाओं पर ऐसे छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं बच्चों। इन छोटे छोटे प्रवर्धों को तो बोलते हैं सूक्ष्मांकुर, जो शोषण सतह को बढ़ाते हैं।
कुछ कोशिकाओं पर थोड़े लंबे प्रवर्ध होते हैं। इन लंबे प्रवर्धों को बोलते हैं बच्चों सीलिया, जो हिलते डुलते रहते हैं और इनका काम होता है पदार्थों का संवहन, धकेलना। और कुछ कोशिकाओं पर इस प्रकार से बड़े प्रवर्ध होते हैं, इनका नाम होता है बच्चों स्टीरियोसीलिया। ये स्टीरियोसीलिया अचल होते हैं और केवल सतह क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। तो बच्चों अधिवृषण की जो भित्ति होती है वो स्टीरियोसिलेटेड उपकला की, मतलब ऐसे प्रवर्धों से बनी होती है उपकला। इस उपकला की जो स्वतंत्र सतह है कोशिकाओं की, उस स्वतंत्र सतह पर ऐसे शंक्वाकार प्रवर्ध पाए जाते हैं जिनको नाम देते हैं स्टीरियोसीलिया। ये अचल होते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, केवल सतह क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार जो भित्ति अधिवृषण की वो स्टीरियोसिलेटेड उपकला से बनी होती है। नीट में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं अधिवृषण के कार्य। अधिवृषण क्या काम करता है? तो दो कार्य हम अधिवृषण के जनरली पढ़ लेते हैं। एक तो बच्चों यहाँ पर अस्थायी रूप से शुक्राणुओं का संग्रहण किया जाता है। अस्थायी रूप से शुक्राणुओं का यहाँ पर स्टोरेज किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। जब तक शुक्राणु यहाँ से आगे नहीं जाते हैं तब तक शुक्राणु यहाँ संचित किए जाते हैं। और दूसरा, यहाँ पर शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन भी किया जाता है। अर्थात अधिवृषण में शुक्राणु क्रियात्मक रूप से परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, ताकि वह निषेचन के योग्य हो सकें। तो ये अधिवृषण की स्थिति, संरचना और कार्य। इसके बाद बच्चों नर प्रजनन तंत्र का अगला बिंदु आता है, वो है शुक्रवाहिनी। जैसा कि हमने पढ़ा, अधिवृषण के पूंछ भाग से निकलने वाली नलिका शुक्रवाहिनी। नर प्रजनन तंत्र का बच्चों तीसरा भाग होता है, वो है शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस। शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस क्या होती है बच्चों शुक्रवाहिनियां? वैसे तो चित्र में हमने पढ़ लिया है, फिर भी मैं आपको समझा दूं। शुक्रवाहिनी ये एक जोड़ी नलिकाएं हैं बच्चों। जोड़ी में होते हैं ज़्यादातर जननांग। वृषण एक जोड़ी, अधिवृषण एक जोड़ी, तो शुक्र नलिकाएं भी एक जोड़ी होती हैं। तो एक जोड़ी नलिकाएं हैं और प्रत्येक नलिका की जो लंबाई होती है वो है लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर। 30 से 35 सेंटीमीटर इनकी लंबाई है। कहाँ से निकलती हैं बच्चों? ये निकलती हैं पुच्छ अधिवृषण से। पुच्छ अधिवृषण, अधिवृषण के निचले भाग, पूंछ भाग से निकलती हैं। बच्चों पहले लेक्चर में हमने नर प्रजनन तंत्र का एक चित्र बनाया था। नर प्रजनन तंत्र के चित्र में इस प्रकार से हमने मूत्राशय ड्रॉ किया था। मूत्राशय से मूत्रमार्ग, इस प्रकार की एक संरचना ड्रॉ की थी। और यहां पर हमने बच्चों बनाए थे वृषण कोश। और वृषण कोश से इस प्रकार हमने बनाई थी बच्चों उदर गुहा।
ये उदर गुहा है और ये नीचे का भाग जो वृषण कोश है। तो वृषण कोश में बच्चों यहां हमने वृषण बनाया था, टेस्टिस, एक जोड़ी होते हैं, डायग्राम के रूप में हमने एक बनाया था, और वृषणों से ये निकलती हैं अपवाहक नलिकाएं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। और अपवाहक नलिकाओं से निकलता है बच्चों अधिवृषण। अपवाहक नलिकाएं जो खुलती हैं वो खुलती हैं अधिवृषण में, ये कुंडलित नलिका के रूप में बच्चों अधिवृषण। अब हम बात कर रहे हैं शुक्रवाहिनी की। तो बच्चों इस अधिवृषण से यहां से जो नलिका निकलती है ये है शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहिनी है जिसे हमने शुरू के दिन प्रजनन तंत्र में पढ़ा था। तो अधिवृषण के पूंछ भाग से शुक्रवाहिनी निकलती है और ये अधिवृषण से निकलकर इस वक्षण नाल से होकर उदर गुहा में जाती है। उदर गुहा और वक्षण कोश के बीच का जो मार्ग है इसको वक्षण नाल कहते हैं बच्चों। ये वक्षण नाल से होकर उदर गुहा में जाती है और मूत्राशय के ऊपर से घूमकर थोड़ी फूल जाती है। अपनी ओर की मूत्र नलिका के चारों तरफ तो लूप बनाती है बच्चों ये, क्योंकि शुक्रवाहिनी 2 होती हैं और प्रत्येक शुक्रवाहिनी प्रत्येक मूत्र नलिका के चारों तरफ लूप बनाती है। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से अपन बात करें तो ये मूत्राशय के ऊपर से घूमकर एक लूप बनाती है, एक फूला हुआ भाग बनाती है, जिसको हमने नाम दिया था एम्पूला। एम्पूला। तो ये होती है बच्चों शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी जो अधिवृषण के पूंछ भाग से निकलकर वक्षण नाल से होकर उदर गुहा में जाती हैं, मूत्राशय के ऊपर से घूमकर एक फूला हुआ भाग एम्पुला बनाती हैं। प्रत्येक शुक्रवाहिनी की लंबाई 30 से 35 सेंटीमीटर होती है। शुक्रवाहिनी की भित्ति बच्चों पेशीय होती है, ग्रंथिल होती है। भित्ति में पेशियां हैं, ग्रंथियां हैं। भित्ति में बच्चों क्रमांकुंचन पाए जाते हैं। इस प्रकार के क्रमांकुंचन गतियां जैसे हमारी आहार नाल में होती हैं वैसी गतियां पाई जाती हैं। और वो गतियां क्या करती हैं, यहां इसके अंदर जो शुक्राणु होते हैं उन शुक्राणुओं को आगे की ओर धकेलने का काम करती हैं। शुक्रवाहिनी की भित्ति पेशी और ग्रंथिल इसलिए होती है ताकि ये शुक्राणुओं को ऊपर की ओर धकेल सके। वृषण में शुक्राणु बनते हैं, वृषण से बनकर अधिवृषण में जाते हैं और अधिवृषण से शुक्रवाहिनी के माध्यम से वो उदर गुहा में चले जाते हैं। शुक्रवाहिनी का अंतिम फूला हुआ भाग एम्पुला होता है बच्चों। तो एम्पुला में जाकर शुक्राणुओं का अस्थायी तौर पर संग्रहण कर लिया जाता है। तो ये होती है शुक्रवाहिनी। चूंकि बच्चों ये चित्र पार्श्व व्यू है तो यहाँ पर एक वृषण, एक अधिवृषण, एक शुक्रवाहिनी को ड्रॉ किया गया है। बाकी वास्तव में एक जोड़ी वृषण होते हैं, एक जोड़ी अधिवृषण होते हैं, तो एक जोड़ी ही शुक्रवाहिनी होती है। शुक्रवाहिनी आगे क्या बनाती है बच्चों, तो शुक्रवाहिनी एक सहायक जनन ग्रंथि से जुड़ जाती है। चित्र में जैसा ड्रॉ किया था यहाँ पर, जिसका नाम है शुक्राशय। ये हमने पढ़ा था नर प्रजनन तंत्र के चित्र में। तो शुक्रवाहिनी का जो एम्पुला है वो जुड़ जाता है एक सहायक जनन ग्रंथि से जिसका नाम है शुक्राशय, सेमाइनल वेसिकल। शुक्राशय की नलिका और शुक्रवाहिनी ये दोनों मिलकर एक नलिका बनाती हैं बच्चों, जिसको हमने नाम दिया था स्खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट। और ये स्खलन नलिका खुलती है मूत्र मार्ग में। ये जो नलिकाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, जो मूत्राशय से निकलता है। तो ये थी बच्चों शुक्रवाहिनी। हम बात कर रहे हैं मनुष्य का नर प्रजनन तंत्र, जिसमें प्राथमिक जननांग के रूप में एक जोड़ी वृषण पढ़ लिया जो वृषण कोश में होते हैं, एक जोड़ी अधिवृषण, ये भी वृषण कोश में ही होते हैं, और एक जोड़ी शुक्रवाहिनी जो अधिवृषण से निकलकर उदर गुहा में चली जाती हैं। इसके बाद बच्चों अगला भाग आता है प्रजनन तंत्र में, वो है मूत्र मार्ग। नर प्रजनन तंत्र का अगला भाग होता है बच्चों मूत्र मार्ग।
यूरेथ्रा। मूत्र मार्ग, हम सब जानते हैं बच्चों, मूत्र मार्ग एक नलिकाकार संरचना के रूप में होता है। नलिकाकार संरचना के रूप में होता है बच्चों मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलता है। मूत्र मार्ग जो है बच्चों मूत्राशय से निकलता है। ये नर प्रजनन तंत्र का रफ डायग्राम है। इसमें ये जो पेशीय थैलीनुमा संरचना है बच्चों, ये तो है मूत्राशय, ये इसमें मूत्र नलिका आकर खुलती है, और मूत्राशय से निकला ये नलिकाकार मार्ग, इसको हम नाम देते हैं बच्चों मूत्र मार्ग। ये है मूत्र मार्ग जो मूत्राशय से निकली पेशीय नलिकाकार संरचना है। बच्चों नर प्राणियों में जो मूत्र मार्ग होता है वो मादाओं की तुलना में अधिक लंबा होता है। नर प्राणियों का मूत्र मार्ग मादाओं की तुलना में अधिक लंबा होता है और 3 भागों में विभक्त रहता है। मूत्र मार्ग 3 भागों में विभक्त रहता है। मूत्र मार्ग का पहला भाग होता है बच्चों प्रोस्टैटिक भाग। ऐसा केवल नर में ही होता है बच्चों, मादाओं में नहीं होता है। प्रोस्टैटिक भाग बहुत सिंपल मतलब इसका, मूत्र मार्ग का प्रारंभिक भाग जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर गुजरता है। मूत्र मार्ग का प्रारंभिक भाग बच्चों जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर गुजरता है उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक भाग। यहां पर बच्चों प्रोस्टेटिक भाग होता है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है बच्चों, ये तो है प्रोस्टेट ग्रंथि। इस ग्रंथि को तुम क्या नाम देते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि, जो नर में सहायक जनन ग्रंथि के रूप में है। और इस प्रोस्टेट ग्रंथि से गुजरने वाला जो मूत्र मार्ग का भाग है उसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक भाग। दूसरा होता है बच्चों झिल्लीमय भाग, मेम्ब्रेनस पार्ट। ये मध्य का छोटा भाग है बच्चों और ये गुजरता है काउपर ग्रंथि से होकर गुजरता है। झिल्ली में भाग छोटा भाग है बच्चों जो काउपर ग्रंथि से होकर गुजरता है। प्रोस्टेटिक भाग के ठीक नीचे यहां पर ये काउपर ग्रंथि होती है बच्चों नर प्रजनन तंत्र में। काउपर ग्रंथि तीन सहायक जनन ग्रंथि पढ़ेंगे बच्चों हम आगे डिटेल से, शुक्राशय, प्रोस्टेट, काउपर। तो काउपर ग्रंथि के मध्य से होकर गुजरने वाला भाग कहलाता है बच्चों झिल्ली में भाग, जो तुलनात्मक छोटा भाग होता है। और तीसरा भाग होता है बच्चों शिश्नीय भाग। शिश्नीय भाग पिनाइल पार्ट। शीर्षणीय भाग पिनाइल पार्ट ये क्या होता है? ये नर की बाह्य जननेंद्रिय शीर्षण से होकर गुजरने वाला भाग है बच्चों। नर की बाह्य जननेंद्रिय शीर्षण पेनिस से होकर गुजरने वाला भाग। ध्यान से देखेंगे बच्चों,
ये जो संरचना मैंने ड्रॉ की है ये संरचना है शीश्न, पेनिस। तो शीश्न पेनिस से होकर गुजरने वाले भाग को, इस वाले भाग को अपन नाम देते हैं बच्चों, वो है शीश्नीय भाग। ये सर्वाधिक लंबा भाग है इन दोनों की तुलना में, जो शीश्न के सिरे पर एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। इस छिद्र को हम बोलते हैं बच्चों मूत्रोजनन छिद्र। मूत्रोजनन छिद्र क्यों नाम दिया, इधर ध्यान देंगे। हम बात कर रहे हैं नर प्रजनन तंत्र में मूत्र मार्ग। इसका नाम मूत्र मार्ग है। ये मूत्राशय से निकलने वाली एक नलिकाकार संरचना के रूप में होता है। चूंकि मूत्राशय से निकलता है, मूत्र का परिवहन करता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया बच्चों मूत्र मार्ग। लेकिन इस मूत्र मार्ग को हमने 3 भागों में बांट दिया स्थिति के आधार पर, प्रोस्टेटिक भाग, झिल्लीमय भाग, शीश्नीय भाग। आप बच्चों ध्यान से देखेंगे कि मूत्र मार्ग के प्रारंभिक भाग में एक तो प्रोस्टेट ग्रंथि है और वहीं पर कौन सी नलिका आकर खुलती है, स्खलन नलिका। तो प्रोस्टेट ग्रंथि से गुजरने वाला मूत्र मार्ग का भाग प्रोस्टेटिक भाग, ये वाला भाग, जिसमें एक तो स्खलन नलिकाएं आकर खुलती हैं और साथ में प्रोस्टेट ग्रंथि की नलिकाएं आकर खुलती हैं। दूसरा होता है बच्चों झिल्लीमय भाग, बीच वाला छोटा भाग, झिल्लीमय भाग जो काउपर ग्रंथि से होकर गुजरता है। तीसरा बच्चों शीश्नीय भाग, पिनाइल पार्ट, जो शीश्न से होकर गुजरता है, ये वाला भाग। ये शीश्न नर की बाह्य जनेंद्रिय है और इससे गुजरने वाला भाग शीश्नीय भाग। बच्चों शीश्नीय भाग सर्वाधिक लंबा भाग है और इसके सिरे पर छिद्र के द्वारा खुलता है मूत्रोजनन छिद्र। क्यों कहा हमने मूत्रोजनन छिद्र? क्योंकि बच्चों नर प्राणियों में उत्सर्जी तंत्र और प्रजनन तंत्र आपस में जुड़े हुए रहते हैं, आपस में अंतर संबंधित रहते हैं। तो नर प्राणियों में मूत्र मार्ग ना केवल मूत्र का परिवहन करता है बल्कि जनन द्रव्य का परिवहन भी करता है। तो नर प्राणियों का मूत्र मार्ग मूत्र और जनन द्रव्य दोनों का परिवहन करता है। क्यों? क्योंकि यहां मूत्राशय से तो मूत्र का परिवहन करेगा और जैसे ही प्रोस्टेटिक भाग आता है तो वहां से स्खलन नलिका आकर खुलती है। स्खलन नलिका के माध्यम से बच्चों जनन द्रव्य डाल दिया जाएगा उसी मूत्र मार्ग में। स्खलन नलिका जो है वो डाल देगी जनन द्रव्य। तो ये जो प्रोस्टेटिक भाग से आगे का भाग है, प्रोस्टेटिक भाग से आगे का जो मूत्र मार्ग है वो बच्चों मूत्र और जनन द्रव्य दोनों का परिवहन करता है। इस आगे के भाग से मूत्र को भी परिवहन किया जाएगा और जनन द्रव्य को भी परिवहित किया जाएगा। इसलिए हम आगे के मूत्र मार्ग को बोलते हैं मूत्रोजनन मार्ग। मूत्रोजनन मार्ग, यहां से जो मूत्र मार्ग है अब वो आगे उसका नाम हो गया मूत्रोजनन मार्ग, क्योंकि मूत्र का भी परिवहन करेगा और जनन द्रव्य का भी परिवहन करेगा। और ये मूत्रोजनन मार्ग नर की बाह्य जनेंद्रिय शीश्न के सिरे पर छिद्र के द्वारा खुलता है, तो इसीलिए इस छिद्र का नाम है मूत्रोजनन छिद्र। तो ये था बच्चों नर प्रजनन तंत्र का भाग मूत्र मार्ग। इसके बाद बच्चों नर प्रजनन तंत्र का अगला भाग आता है, वो है शीश्न। पेनिस। अच्छा, शीश्न से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जहां से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो है सहायक नलिकाएं।
सहायक नलिकाएं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नर प्रजनन तंत्र की कौन कौन सी संरचनाएं हैं जिनको हम बोलते हैं सहायक नलिकाएं। बच्चों, जो प्राथमिक जननांग है वो है वृषण, जो शुक्राणु बनाते हैं, तो हमने उसको कहा मुख्य जननांग या प्राथमिक जननांग। इन प्राथमिक जननांगों के आगे जितनी भी नलिकाएं हैं, पीछे की तरफ जितनी भी नलिकाएं हैं जिनसे होकर शुक्राणुओं का परिवहन होता है, उनको बोलते हैं सहायक नलिकाएं। और सहायक नलिकाओं में हम शामिल करते हैं बच्चों, एक तो वृषण के अंदर ही है जिसका नाम है वृषण जालक। शुक्रजनन नलिकाओं के जुड़ने से बना जाल के समान संरचना वृषण जालक, रेटे टेस्टीज। वृषण जालक से निकलती हैं बच्चों अपवाहक नलिकाएं। अपवाहक नलिकाएं, वासाइफ्रेंशिया। अपवाहक नलिकाएं आकर खुलती हैं अधिवृषण में, और अधिवृषण से निकलती है बच्चों शुक्रवाहिनी। ये सभी नलिकाकार संरचनाएं हैं जो सम्मिलित रूप से कहलाती हैं सहायक नलिकाएं, जिनका मुख्य कार्य है शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से संग्रहण और उनका शरीर से बाहर परिवहन, शरीर से बाहर की ओर उनका परिवहन, ये इनका कार्य है। यहां शुक्राणु बनेंगे तो ये नलिका, ये नलिका और ये नलिका, ये सहायक नलिका है। एनसीईआरटी में बच्चों ये 4 पॉइंट दे रखे हैं जिनको हम सहायक नलिकाओं में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 अन्य नाम और हैं जिनको हम सहायक नलिकाओं में शामिल कर सकते हैं बच्चों। एक तो है स्खलन नलिका, ये भी तो नलिकाकार संरचना ही है जो शुक्राणु का परिवहन करती है। और दूसरा होता है बच्चों मूत्र मार्ग, इनको भी हम सहायक नलिकाओं में शामिल कर सकते हैं। बाकी मेन तो 4 ही हैं सहायक नलिकाएं जो शुक्राणुओं का संग्रहण भी करती हैं स्थायी तौर पर और उनका ट्रांसपोर्टेशन भी करती हैं, लेकिन ये 2 नलिकाएं केवल ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, संग्रहण का कार्य नहीं करती हैं। फिर भी हम इनको सहायक नलिकाएं मान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी संरचनाएं नर प्रजनन तंत्र में सहायक नलिकाओं का निर्माण करती हैं। इसके बाद बच्चों नर प्रजनन तंत्र में अगला पॉइंट हम इंक्लूड करते हैं, वो है शीश्न। पेनिस, शीश्न पेनिस। बच्चों शीश्न सभी नर स्तनधारियों का एक तो हम कह सकते हैं बाह्य जननेंद्रिय है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और साथ में हम कह सकते हैं मैथुनी अंग। शीश्न सभी नर प्राणियों का बाह्य जननेंद्रिय है और मैथुनी अंग होता है, मैथुन क्रिया प्रदर्शित करने वाला अंग होता है। आकारिकी के आधार पर बच्चों ये बेलनाकार और उत्थापनशील संरचना होता है। बेलनाकार और उत्थापनशील, इरेक्टाइल, उत्थापनशील इरेक्टाइल शब्द का मतलब समझेंगे। उत्थापनशील का मतलब क्या है? ये एक प्रकार से उत्थापनशील का मतलब ये है कि सामान्यतः पेनिस शिथिल अवस्था में रहता है, लेकिन लैंगिक उत्तेजना के समय पेनिस कठोर हो जाता है। तो शिथिल और कठोर, शिथिल से कठोर होना, कठोर से शिथिल होना, इस गुण का नाम है उत्थापनशील। तो पेनिस सामान्य स्थिति में, आराम की स्थिति में ये शिथिल अवस्था में, रिलैक्स अवस्था में रहता है,
लेकिन लैंगिक उत्तेजना होने पर पेनिस कठोर हो जाता है। तो शिथिल से कठोर होना, इस गुण का नाम है उत्थापनशील, इरेक्टाइल। ऐसा होता है पेनिस ताकि ये शुक्राणुओं को स्त्री प्रजनन तंत्र में आसानी से स्थानांतरित कर सके, इसलिए ये गुण इसमें पाया जाता है। तो शिश्न नर स्तनधारियों की बाह्य जननेंद्रिय है, मैथुनी अंग है, बेलनाकार संरचना है, उत्थापनशील संरचना है बच्चों। शिश्न का अग्र सिरा फूला हुआ रहता है बच्चों। अग्र सिरा फूला हुआ होता है जिसका नाम है शिश्न मुंड, या हम कह सकते हैं ग्लांस पेनिस। शिश्न का अग्र सिरा बच्चों फूला हुआ रहता है। ये देखो पेनिस शिश्न है, यहां से यहां तक जो उधर भाग से बाहर निकला हुआ हिस्सा है, ये शिश्न पेनिस है जिसका अग्र सिरा फूला हुआ रहता है। इसको अपन नाम देते हैं शिश्न मुंड ग्लांस पेनिस। इस प्रकार से होता है बच्चों, जैसे ये शिश्न है लंबी बेलनाकार संरचना के रूप में, तो इसका जो आगे का हिस्सा होता है बच्चों वो थोड़ा सा इस प्रकार से फूला हुआ रहता है, ऐसे फूला हुआ रहता है। तो इस फूले हुए भाग का नाम होता है बच्चों शिश्न मुंड। इस फूले हुए भाग को अपन बोलते हैं ग्लांस पेनिस, शिश्न मुंड। इस शिश्न मुंड के टिप पर मूत्र मार्ग का छिद्र भी होता है बच्चों। यह शिश्न मुंड का जो टिप होता है, इस पर एक छिद्र भी है बच्चों, जिसको अभी हमने नाम दिया था मूत्रोजनन छिद्र। जनन छिद्र मूत्र मार्ग के रूप में खुलता है या जनन छिद्र के रूप में खुलता है, वो है मूत्रोजनन छिद्र। तो ये पेनिस शिश्न है जिसका अग्र फूला हुआ भाग ग्लांस पेनिस है बच्चों। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको पर नाम देते हैं ग्लांस पेनिस। ये ग्लांस पेनिस त्वचा के एक ढीले आवरण से ढका रहता है बच्चों। ये जो ग्लांस पेनिस होता है ये त्वचा के एक ढीले आवरण से ढका रहता है, इस प्रकार से। इस त्वचा के ढीले आवरण को हम नाम देते हैं फोरस्किन। ग्लांस पेनिस त्वचा के एक ढीले आवरण से ढका रहता है जिसको हम नाम देते हैं फोरस्किन, या प्रिप्यूस भी कह सकते हैं। एक और नाम है बच्चों इसका फोरस्किन या फिर प्रिप्यूस। फोरस्किन या फिर प्रिप्यूस। तो इस प्रकार की संरचना होता है बच्चों पेनिस या शिश्न। तो शिश्न पेनिस सभी नर स्तनधारियों का मैथुनी अंग है। मैथुनी अंग मतलब मैथुन क्रिया प्रदर्शित करने वाला अंग है। इसको नर जंतुओं की बाह्य जननेंद्रिय भी कहते हैं। बेलनाकार उत्थापनशील होता है, अग्र सिरा फूला हुआ रहता है जिसको अपन ग्लांस पेनिस शिश्न मुंड कहते हैं, और शिश्न मुंड के टिप पर मूत्रोजनन छिद्र होता है जिसके द्वारा शिश्न सामान्य अवस्था में मूत्र का उत्सर्जन करता है, लेकिन जनन के समय मैथुन के समय जनन द्रव्य का निष्कासन करता है। ये शिश्न मुंड त्वचा के एक ढीले आवरण से ढका रहता है जिसको अपन नाम देते हैं फोरस्किन। तो ये बच्चों शिश्न की बाह्य संरचना है। इसके बाद बच्चों अगली क्लास में हम शिश्न की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे एक अनुप्रस्थ काट के द्वारा। धन्यवाद।